नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अब संसद के विशेष सत्र बुलाने के बाद मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव पर पैनल भी बना दिया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को रिपोर्ट दी है कि सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो क्या विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव पर फैसला लिए जाने के पहले जो अटकलें लगाई जा रही थीं, उसकी पक्की तैयारी है? ये सवाल इसलिए है कि सरकार के इस फैसले की खबर तब आई है जब एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि इस सत्र के लिए एजेंडा साफ नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पर फैसला लिया जा सकता है। एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अभी तो कमेटी बनाई है, इतना घबराने की क्या जरूरत है। कमेटी बनाई है, फिर इसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी, जब संसद में आएगा तो उस पर चर्चा होगी। जोशी बोले, हम दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र के हित में जो नई नई चीजें आती हैं उस पर चर्चा तो करनी चाहिए। चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई है, कल से हो जाएगा ऐसा तो हमने नहीं कहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक देश एक चुनाव पर कहा है, ये महज संविधान में संशोधन नहीं है, इसके लिए राज्यों की सहमति की भी जरूरत होगी। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में तो विधानसभा भंग कर दी जाएगी, लेकिन बाकी के विधानसभा के कार्यकाल को ऐसे कम नहीं किया जा सकता। विपक्षी गठबंधन इंडिया की शुक्रवार को होने वाली बैठक में 28 विपक्षी दलों के लगभग 63 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसके एजेंडे में एक समन्वय समिति का गठन और समूह की संरचना को मजबूत करना है। ये किसी गठबंधन की सबसे अहम चीजों में से एक होता है। गठबंधन में किसी मुद्दे या विवाद पर आपसी सहमति बनाने में यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। समूह के लिए संयोजक नियुक्ति करने का मुद्दा एक विवादास्पद मामला होगा। ऐसा इसलिए कि जिसमें कई नेता इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से अपनी पार्टी से एक एक नाम देने को कहा है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। इसके बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने इस सवाल का जवाब दिया है कि इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम पद का चेहरा कौन होगा। मीडिया के इस सवाल पर उन्होंने कहा, अगर मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता कि हमें पीएम चेहरे की घोषणा करने की कोई जरूरत है। चुनाव होने दीजिए, बहुमत आने दीजिए, उसके बाद फैसला होगा। इससे पहले गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो चाहते हैं कि बैठक में सीटों की शेयरिंग पर बात हो। इंडिया की बैठक पर बीजेपी ने फिर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि हम चंद्रयान पर सवार हैं, हमारा रोवर विकास की राह पर है। वहीं कांग्रेस की मिसाइल बिना ईंधन के खाली है, ये कभी उड़ेगी नहीं। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने तुरंत जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि भले ही आप चंद्रयान पर सवारी करें, आपकी मिसाइल फिनिशिंग लाइन को पार नहीं कर रही है। हम सभी वैचारिक रूप से बहुत विविध पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा एक साझा मिशन है जो हमें एक साथ बांधता है, भाजपा को हराना और देश को विनाश से बचाना। उधर इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर गुरुवार देर रात बैठक रखी गई। इस बैठक में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने एक प्रस्ताव पास कर अगले लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बैठक के बाद शिंदे ने सभी नेताओं के लिए रात्रि भोज का भी आयोजन किया। देर रात जारी बयान में बीजेपी ने कहा, ये बैठक 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। अडानी ग्रुप के बुरे दिन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस साल की शुरुआत में आई शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप अभी कुछ ही संभला था कि एक नई रिपोर्ट ने उसकी फिर से नींद उड़ा दी है। नई रिपोर्ट के बाद गुरुवार को समूह की कई कंपनियों के शेयर गिर गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार गुरुवार को समूह की 9 कंपनियों के शेयर नेगेटिव में चले गए और बस एक कंपनी हरे निशान पर टिकी रही। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में 5.2% की गिरावट आई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के आवास पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना स्थल से मंत्री के बेटे के नाम की लाइसेंसी पिस्तौल बरामद हुई है। कहा जा रहा है कि जिसकी हत्या हुई है वो बीजेपी कार्यकर्ता था और वो मंत्री के बेटे का दोस्त था।
पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान विनय श्रीवास्तव के रूप में हुई है। इसने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि विनय को गोली लगी है और इससे उसकी मौत हुई है। पुलिस ने कहा है कि सिर पर चोट के निशान हैं। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से पिस्तौल भी मिली है। मृतक के परिजनों ने तहरीर दी है। उठते सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि घटना के वक्त उनका बेटा घर पर नहीं था। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर हत्या के बाद कहा है कि पीएम मोदी के एक मंत्री हैं कौशल किशोर। मंत्री जी का घर लखनऊ में है। आज मंत्री जी के घर से एक लड़के की खून से सनी लाश मिली। लड़के की गोली मारकर हत्या की गई है। लाश के पास से जो पिस्टल मिली वो मंत्री जी के बेटे की है। पिछले दिनों आपने देखा था पीएम मोदी के एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर थार चलाई थी। अब दूसरे मंत्री के घर में हत्या हो रही है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में चुन चुनकर नगीने शामिल किए हैं। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पर समय से पहले रिहा होने वाले दोषियों में से एक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उसने कोर्ट से गुहार लगाई है कि हमारा कानून सजा के जरिए अपराधी के सुधार पर जोर देता है। उसे और अन्य दोषियों को मिली समय पूर्व रिहाई इसी तथ्य के तहत हुई है। इसलिए गुजरात सरकार के कदम में कोई गलती या गड़बड़ नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भोयन के सामने पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दोषी की ओर से ये दलील दी है। लूथरा ने कोर्ट में यह भी कहा कि सजा के समय दोषियों पर लगाए गए जुर्माने की राशि न भरने से दोषियों की सजा माफी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।